सुप्रभात बच्चों। आज हम जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता को पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ये होता क्या है। इस खंड में हम ये पढ़ेंगे कि संचार है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, संचार के प्रमुख तत्व क्या हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि संचार है क्या। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही संचार की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। संचार कहते किसे हैं? जब हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, प्रेषित करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक बात पहुंचती है, संचरित होती है, उसको संचार कहते हैं। ये माध्यम कोई भी हो सकता है। इस प्रकार संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल होते हैं। उसमें उसके मौखिक अमौखिक संचार के अलावा अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार प्रमुख रूप से होते हैं। कभी कभी हमारे सामने कोई खड़ा होता है, हमने उससे कुछ मांगा, लेकिन उसके चेहरे के जो उस समय भाव आते हैं, उनसे ही हमको पता चल जाता है कि वह व्यक्ति हमें उस चीज़ को देना चाह रहा है कि नहीं देना चाह रहा है। एक तरह से उसने अमौखिक रूप से, बिना कुछ कहे, अपने भावों के माध्यम से ही अपनी बात हम तक क्या करी, पहुंचा दी कि मुझे यह सामान तुमको नहीं देना है। या कभी हम दुख होते हैं, कभी हम दुखी हुए, कभी हम बहुत खुश हुए, हमारे चेहरे की जो भाव भंगिमा है, ये आगे आने वाले जो हमारे सामने जो भी व्यक्ति हैं उन तक इस बात को संचारित कर देती हैं, ये संदेश पहुंचा देती हैं कि इस व्यक्ति की मनोदशा कैसी है। लेकिन यहाँ पर हम प्रिंट मीडिया के माध्यम, यहाँ समाचार माध्यम के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो इसमें हम सबसे पहले तो संचार की परिभाषा क्या जानेंगे, ये क्या होती है। जन संचार, एक तो हुआ आपका संचार जिसमें चीज़ें संचरित हो रही हैं, लेकिन जन संचार, जन का क्या तात्पर्य है, लोग, मनुष्य। जन संचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग होता है। इसके अंतर्गत जन संचार माध्यम से हम सूचनाएं देते हैं, शिक्षा जगत की खबरें देते हैं, मनोरंजन के अलावा जो एजेंडा तय करने का भी काम करता है। सरकार के जो भी एजेंडा होते हैं, कार्य होते हैं, ये भी एक संचार के माध्यम से हम तक पहुंचता है। कैसे? प्रिंट मीडिया, अखबार से पहुंचता है, टेलीविज़न से पहुंचता है, रेडियो से पहुंचता है। तो ये सारे क्या हुए, जनसंचार के माध्यम। और आजकल की बात अगर हम देखें तो इंटरनेट सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बच्चों, संचार है क्या? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार से हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मशहूर संचार शास्त्री बिल्बल श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार मतलब हमारे अंदर जो हमारी बातें थी वो दूसरे तक पहुंचना, हमारे अनुभव दूसरे तक पहुंचना। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित या मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए, मतलब हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, हम लिखित रूप से पहुंचाते हैं, पत्र के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, या बोल कर पहुंचा रहे हैं, या दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आपका टेलीविज़न होता है, जिसमें दिखाई भी दे रहा है, दृश्य हो रहा है, उसका दृश्यांकन हो रहा है, और श्रव्य यानी सुनाई दे रहा है, के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही संचार कहलाता है। इस प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया पूरी कैसे होती है, इसके जो माध्यम, इस संचार की प्रक्रिया को जो पूरी करने के कारक होते हैं, तत्व होते हैं, उन्हीं को हम जनसंचार के माध्यम कहते हैं। तो बच्चों, इसके जो प्रमुख तत्व हैं, सबसे पहला तत्व होता है स्रोत या संचारक। इसके तत्व हैं आपके स्रोत या संचारक। दूसरा है आपका कूटीकृत या एनकोडिंग, संदेश की जो हम करते हैं। तीसरा संदेश। चौथा माध्यम, वो चैनल जिसके माध्यम से बात पहुंच रही है। प्राप्तकर्ता, क्योंकि अगर संदेश हम दे रहे हैं तो हवा में तो नहीं उड़ेगा, जिस तक वो पहुंच रहा है वो प्राप्तकर्ता, उसको हम इंग्लिश में रिसीवर कहते हैं। फिर उसकी जो फीडबैक है, सही मिला कि नहीं मिला। शोर, जो बीच में कुछ भी नॉइज़ होती है, डिस्टर्बेंस होती है, वो क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। तो हम सबसे पहले स्रोत या संचारक पे चलते हैं।
संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। स्रोत जहाँ से चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं अपने चीज़ों को आप तक संचारित कर रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, स्रोत हो गई। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुँचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे हमें किताब की ज़रूरत होने पर जैसे ही हम किताब मांगने की सोचते हैं, हमने सोचा, संचार की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब हम किताब मांगने के लिए क्या करेंगे, अपने मित्र से बात करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। तो बातचीत या संदेश भेजने के लिए हमने किसका सहारा लिया, लिखेंगे तो भी, बोलेंगे तो भी, होगी तो भाषा ना। अब वो उसका लिखित स्वरूप भी हो सकता है, उसका मौखिक स्वरूप भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाती है आपकी, सबसे पहली चीज हुई स्रोत या संचारक। फिर दूसरा आएगा कूटीकृत या एनकोडिंग। आपके दिमाग में पुस्तक आपको लेनी है अपने मित्र से, आपने सोचा, या तो आप वर्बली मौखिक रूप से उससे कहेंगे या आप उसको लिख कर देंगे कि भाई मुझे तुम्हारी किताब चाहिए। अब ये कैसे होगी, लिखेंगे, भाषा का जो लिखित रूप है बच्चों, वो उसका इनकोडिंग कहलाया। कूटीकृत, एक भाषा लिपिबद्ध होती है ना, तो जो लिपि होते हैं वो उसके वही उसका जो है कूटीकृत रूप होता है। तो इसको उन्होंने कहा कि यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो। आपको पुस्तक मांगनी है, आपने उसे हिंदी या अंग्रेजी में कहा, उसने पढ़ा और उसको समझ लिया। अगर आप उसको जापानीज़ या स्पेनिश में लिख के देंगे तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। तो संचार माध्यम के लिए किस कूट का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी एनकोडिंग कैसी है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी बात स्पष्ट रूप से, जो वक्त आप श्रोता हैं, अगला वक्त जो आप मतलब अपनी बात कह रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट रूप तक सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए। इसी को एनकोडिंग कहते हैं। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। इसके बाद बच्चों क्या बात आएगी, आप जो है अब अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, तो आपने इनकोडिंग तो कर दी कि आप भाषा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, लेकिन लिखेंगे क्या, संदेश कैसा होना चाहिए जो कि उसको पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाए। तो संदेश जो है संचार प्रक्रिया में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। हमने जो बात कहनी है आपसे, मैं ऐसे बोलूं कि आपको वो उसी तरह समझ में आए, अर्थ का अनर्थ ना होने पाए, ये बात बहुत ज़रूरी है। बच्चों समझ रहे हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि बात सफल रूप तक जहाँ तक पहुँचानी है वहाँ पहुँच जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो कि उसे क्या लिखना है। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। अब कैसे पहुँचेगी? आपने भाषा को लिखना सीख लिया, एनकोडिंग कर ली, आपका उस पर पूरा अधिकार है संदेश पे, लेकिन माध्यम क्या होगा? वो माध्यम की सफलता पर ही आपका संदेश कितनी अच्छी तरह से प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर तक पहुंचता है, इस बात ये उस पर निर्भर करता है। तो माध्यम क्या है? माध्यम जो चैनल होता है, संदेश को किसी माध्यम के जरिए ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, ये ध्वनि है, वाइब्रेशन, ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है, जबकि दृश्य तरंगों के और प्रकाश तरंगों के जरिए, जो आप टीवी में देखते हैं, वो जो है प्रकाश तरंगों के जरिए हम तक पहुंच रहा है। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी जो है संदेश पहुंचते हैं। वायु क्या है? ध्वनि है ना, उसमें वाइब्रेशन हो रही है। मैं बोल रही हूँ, ध्वनियाँ आप तक पहुँच रही हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके चैनल कहलाते हैं। तो यहाँ जनसंचार में आप पूछेंगे इसका क्या अर्थ है? जनसंचार में माध्यम या चैनल आप कह सकते हैं टेलीफोन को, समाचार पत्र को, रेडियो को, टेलीविज़न, इंटरनेट, फिल्म इत्यादि। ये कोई भी माध्यम जिसके द्वारा आप अपनी बात प्राप्तकर्ता तक पहुँचा रहे हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? चैनल, प्रॉपर चैनल, माध्यम कहलाएंगे।
ठीक है भाई, अब इसके बाद अगला क्या आएगा? पांचवा है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। हमने चैनल के माध्यम से अपनी बात पहुंचा दी, हमने स्पष्ट संदेश भी कह दिया, अच्छे से बात भी कह दी, भाषा पे हमारा अधिकार भी है, लेकिन वो प्राप्तकर्ता रिसीवर तक पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो जो प्राप्तकर्ता या रिसीवर है उसके बारे में अब हम जानेंगे। यह प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। जो भी कुछ हमारे पास आता है फिर हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ को निकालता है। जाहिर है संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। जैसे मैं अपनी बात को यहाँ पे हिंदी भाषा के माध्यम से कह रही हूँ, मैंने तो लिख दिया, इन अक्षरों और ध्वनियों के जो है मिश्रित रूप को मैंने कोडिंग करके आप तक पहुँचा दिया, भाषा के लिखित रूप को दे दिया। आपके लिए भी इस भाषा को जानना उतना ही जरूरी था। जब आपने उसको पढ़ा तो यही उसकी डिकोडिंग हो गई। ये प्राप्तकर्ता या रिसीवर की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब प्राप्त संचार प्रक्रिया में जब प्राप्तकर्ता जब उस चीज़ को पा लेता है और उसकी जो प्रतिपुष्टि करता है, फीडबैक उसी को कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही। फीडबैक मुझे कैसे मिलेगा? मैंने आपसे प्रश्न किया कुछ, आपने सही उत्तर दे दिया, मुझे पता चल गया कि मैं जो कहना चाह रही थी आप तक वो आपको मिल गया। यही मेरे लिए फीडबैक होगा। तो फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि जो आपका संचारक था जो समाचार को आप तक पहुंचा रहा था, उसने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था, आपको यानी प्राप्तकर्ता को संदेश उसी अर्थ उसी भाषा में मिला है कि नहीं मिला है। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। आप कहेंगे मुझे समझ में नहीं आया, अगली बार मैं उसको और अच्छे से कहूँगी, मुझसे जहाँ त्रुटि हुई है बताऊँगी। तो ये फीडबैक, प्रतिपुष्टि मिलना, ये हमारी चीज़ों को और अच्छा करता है। और सबसे अंत में बच्चों आता है संचार का आखिरी तत्व, सातवां, शोर। ये तो है नहीं कि हमने अपनी बात पहुंची और कहीं कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं हुआ। हम जैसे सिग्नल ब्रेक होता है, आप मोबाइल से अपनी बातें कर रहे हैं, अचानक से नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया, आपकी बात नहीं पहुंच पाई, तो ये क्या हुआ? ये डिस्टर्बेंस क्या कहला रहा है? शोर यहाँ पे कहला रहा है। तो इसके लिए हम कहेंगे संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। जाहिर सी बात है, क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे और बच्चे, बाकी तो टीचर बोल रही है, कुछ स्टूडेंट सुन रहे हैं, लेकिन जो पीछे के बच्चे हुए या बीच में कहीं अपनी ही बातें भुन 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 कर रहे हैं बच्चों, तो ये शोर ये क्लास को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी शोर है कि ये शोर से बाधा पहुँचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार प्रक्रिया के लिए शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं तो जितने भी विघ्न उसमें आ सकते हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रिंट माध्यम से आप बात अपनी कह रहे हैं तो बिल्कुल साफ स्पष्ट होना चाहिए। एक अच्छा हैकर होना चाहिए जो समाचार पत्र आप तक पहुँचा रहा है। टीवी से बात आ रही है तो उसका जो है चित्र एकदम वो अच्छे तरीके से होना चाहिए कि बात हम तक पहुंच रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे संदर्भ में अगर बात कही जाए तो मैं नेटवर्क के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप तक बात पहुंचा रही हूं, तो कहीं पे भी यहाँ पे नेटवर्क का जो है डिस्टर्ब होना, अगर वो क्या कहलाएगा? शोर ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी बात आप तक पहुँचा नहीं रहा है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर जाना कि संचार होता क्या है और उसके प्रमुख तत्व क्या हैं, जिसमें से आपने स्रोत या संचारक के बारे में पढ़ा, कूटीकृत या एनकोडिंग संदेश क्या होता है, संदेश कैसे लिखा जाता है, वो किस माध्यम से जाता है, प्राप्तकर्ता तक वह पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये कैसे पता चलेगा? फीडबैक से। और जो भी माध्यम बीच में उसको कहीं पे उसको डिस्टर्ब किया, कहीं पे उसमें व्यवधान आया, वो शोर कहलाएगा। आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों का नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे, आगे प्रश्न कर लेंगे। संचार की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है, एनकोडिंग से क्या तात्पर्य है। बच्चों,
एक बात और बतानी थी कि अब इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और जब तक सीबीएसई सैम्पल पेपर नहीं दे देगा एक आपके लिए तब तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। इसमें से तो दीर्घ 2 और 3 नंबर के प्रश्न आ भी रहे हैं, लेकिन वितान पुस्तक से आपके जो है अब बहुविकल्पी कहा गया है। तो तब तक उस चीज़ को हम मान के नहीं चलेंगे जब तक कि एक सैम्पल पेपर सीबीएसई का हमारे सामने नहीं आ जाता कि इस बार परीक्षा प्रश्न पत्र कैसा आएगा। तो अब आपको किताबों को बहुत ध्यान से थरोली जो है बुक के एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ये आपसे कहना था। अगली कक्षा में हम उल्टा पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।